हेलो एवरीवन, क्या आप लोग आज के दिन की सिग्निफिकेंस जानते हैं? आज का दिन हम हर साल एज आर कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, जिसे हम नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। लेकिन 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि 1949 के अंदर इसी दिन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 6.4 मिलियन की कॉस्ट आई थी 1949 के अंदर। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एक्सपेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट इट इज़। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या काम करता है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और साथ साथ हम समझेंगे हमारे 6 बेसिक राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो क्या काम करता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कलेक्शन है रूल्स और प्रिंसिपल का, विच लेज डाउन दैट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी गवर्न। यानी कंट्री के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे काम होगा, कैसे जुडिशरी काम करेगी, कैसे पार्लियामेंट काम करेगी, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, जज को कौन अपॉइंट करेगा, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड हैं। जो भी लॉ कंट्री के अंदर बनता है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि कंट्री को कैसे वर्क करना चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसको रिसर्चर्स ने, जो हमारे एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के बनाया है सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसको बनाने के लिए बाकी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR और फ्रांस से भी अडॉप्ट किए हैं। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, यानी अराउंड 3 इयर्स के अंदर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स की अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ख्याल आया किसको। ये सबसे पहले आइडिया आया MN रॉय को। उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934, जो कि एक ऑफिशियल डिमांड बन गई बाय द नेशनल कांग्रेस इन 1935। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो प्रिंटेड था ना ही टाइप था, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया था। इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। रायजादा जो कि बिलोंग करते हैं टू अ फैमिली ऑफ कैलीग्राफर्स, ही वॉज आस्क्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू राइट द फर्स्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब उनसे उनकी फ़ीस पूछी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कितना चार्ज करेंगे, सो ही जस्ट हैड वन रिक्वेस्ट, ही वांटेड टू साइन ऑन एवरी पेज एंड साइन ऑन द लास्ट पेज विद हिज ग्रैंडफादर। सो ये थी उनकी फ़ीस जो उन्होंने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए ली। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द लिंक ऑफ शांति निकेतन विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पेज जिसे हाथों से लिखा गया, जो कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था, इट वॉज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट लाइक ब्योर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस फ्रॉम शांति निकेतन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये जो ट्रेल ब्लेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इट वॉज डेवलप्ड बाय पोएट फिलोसोफर रविंद्रनाथ।
नेक्स्ट इज आर राइट टू वोट। ये जो राइट टू वोट है ये हमारा बेसिक राइट है, लेकिन ये जो राइट है ये वुमेन के पास नहीं था। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी वुमेन के पास भी ये राइट आया दैट दे कैन ऑल्सो कास्ट देयर वोट। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले वुमेन के पास राइट नहीं था कि वो मतदान कर सकें, वो वोट दे सकें। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक्चुअली में हैंड रिटन था, इसकी सिर्फ 3 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं विच इज़ सेफली केप्ट in special helium filled cases in the library of the parliament, and the pages are bound together in black leather with beautiful gold patterns। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड। सो जो लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने ये चीज़ भी ध्यान में रखी कि एज द सोसाइटी विल प्रोग्रेस, ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं ये सोसाइटी के कंसिडरेशन के हिसाब से ओल्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रोविजंस डालने होंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस हो, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हो, और जो भी चेंजेस हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 important rights which are available to us under Article 19 of our Indian Constitution। So सबसे पहला राइट जो हमें अवेलेबल है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी राइट को एक्सरसाइज करके मीडिया इतनी सारी बातें बोलती है। अब हमारे पास भी ये राइट है थ्रू सोशल मीडिया, जहाँ पे हम अपनी बात को, अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज दैट राइट टू असेंबल पीसफुली। अगर आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो है बोलना चाहते हो, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तो आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो उस चीज़ के अंदर, पोलाइटली पीसफुल मैनर में भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। थर्ड इज़ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। सो ये जो ट्रेड यूनियन बनाने की पावर है ये सब हमें कहाँ से मिली? इसी के अंदर से मिली, इसी राइट के अंदर हमें अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज़ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, यहाँ के नेशनल हो, आप इजीली किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में जा सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीज़न, इफ़ यू आर एन इंडियन नेशनल, यहाँ पे आप रह रहे हो, तो आप फ्रीली कहीं पर भी इंडिया के अंदर मूव कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएस, वहाँ पे हर स्टेट का अपने अलग लॉज हैं जिससे वो अबाइड बाय करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट राइट विच इज़ अवेलेबल इज ऑफ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भले ही आप बॉर्न महाराष्ट्र में हुए थे, मगर आप राजस्थान में जाके रहना चाहते हो या यूपी में जाके रहना चाहते हो, आप रह सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप पंजाब को बिलोंग करते हो या महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो तो आप वहाँ जाके कैसे रह सकते हो। नहीं, यू हैव द राइट दैट यू कैन settle in any part of the country। And lastly is the right to practice any profession, trade or business। आप जो चाहें, जो काम करना चाहें, जो ऑक्यूपेशन करना चाहें, आप उसे फॉलो कर सकते हो। कोई आपको उसके लिए क्वेश्चन नहीं कर सकता। यू हैव द राइट टू डू, यू हैव द राइट टू वर्क, यू हैव टू राइट टू ऑक्यूपेशन। आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली द वर्क यू आर डूइंग शुड नॉट बी इलीगल। ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं दे हैव देयर राइट टू ऑक्यूपेशन। नहीं, ड्रग्स बेचना इलीगल है। सो वो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि इलीगल ऑक्यूपेशन आप फॉलो नहीं कर सकते। अदरवाइज यू हैव द राइट टू प्रोफेशन, विच एवर प्रोफेशन यू वांट टू चूज। इन सब राइट्स के अलावा एक राइट और था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन 1978 के अंदर थ्रू 44th अमेंडमेंट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इसमें से निकाल दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ बेसिकली द राइट टू एंजॉय योर पर्सनल, योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। 1978 तक ये हमारा फंडामेंटल राइट था, यानी स्टेट भी, जो गवर्नमेंट है वो भी हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, नहीं छीन सकती, क्योंकि इट इज़ आर ओनरशिप। वो हमारी अपनी
प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन 1978 के अंदर इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। यानी ये अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है जो कि हमें गिवन है अंडर आर्टिकल 300A, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राइट टू प्रॉपर्टी को इस कैटेगरी से निकाल क्यों दिया? इसे इसलिए निकाल दिया गया बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सोशलिज्म को ध्यान में रखते हुए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 से जो ये राइट टू प्रॉपर्टी का क्लॉज था वो हटा दिया गया। So this was in short some interesting facts about our Indian Constitution. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.